नमस्कार, मैं कबीर पाहुजा आप सबका आज की एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। एक ऐसी वीडियो जो बात करेगी एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हमारे देश के युवा को बर्बाद कर रहा है। एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में जानते हैं हम सब लोग हैं, लेकिन उसे एक्सेप्ट नहीं करते। बात करेंगे एक ऐसे सिस्टम के बारे में जिसकी परेशानियां हम सब ने फेस की, आपने, मैंने, लेकिन जब उस सिस्टम से बाहर आए तो कभी उसको सुधारने को लेकर या उसमें क्या बेहतर किया जा सकता है उसके लेकर कभी बात ही नहीं की, ताकि कल को जब हमारी फ्यूचर जनरेशन उस सिस्टम का पार्ट बने उन्हें वो प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। एक ऐसा सिस्टम जो इतना बुरा और करप्ट बन चुका है कि उसके दबाव में आकर हर रोज 35 से ज्यादा बच्चे सुसाइड कर अपनी जान देते हैं। एक ऐसा सिस्टम जिसकी वजह से सिर्फ 2021 के अंदर 13,000 से ज्यादा बच्चों ने अपनी जान दी। चलिए बात करते हैं आज की इस वीडियो के अंदर हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में, उस सिस्टम के लूप होल्स के बारे में और उनके सॉल्यूशंस के बारे में। एजुकेशन सिस्टम को समझने से पहले हमें इस वर्ड का मतलब सही से समझना पड़ेगा। एजुकेशन यानी कि शिक्षा और सिस्टम यानी कि उस शिक्षा को पहुंचाने का सही मेथड। और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे सरकारी स्कूलों के अंदर आज के टाइम पर ना ही कोई तरीके की एजुकेशन है और ना ही उसे पहुंचाने का सही सिस्टम है। टीचर्स जो है वो टाइम पर आते नहीं है, एजुकेशन का जो लेवल है वो कोई बहुत अच्छा नहीं है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बेसिक सी चीजें, कमरों में लाइट्स का होना, स्कूल के रूम्स के अंदर फैंस का होना, ये चीजें भी अवेलेबल नहीं जिससे बच्चे एक अच्छे ढंग से शिक्षा को ले सके। और अगर आप ये भी सोच लेते कि हम हमारे बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं डालेंगे बल्कि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर एजुकेशन दिला देंगे, तो आज के टाइम पर प्राइवेट स्कूल्स को अफोर्ड कर पाना इतना ज्यादा महंगा हो चुका है कि एक आम आदमी की साल की 50% से ज्यादा तनख्वाह सिर्फ अपने बच्चों के एजुकेशन के ऊपर चली जाती है। और अगर आप ये कर भी लेते हैं तो उसके बाद भी स्कूल्स वालों के इतने ज्यादा नखरे हैं कि अगर आपके बच्चे को एडमिशन लेना है तो उसको पहले हमारा रिटन टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, उसको हमारा इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा। सोचकर देखिए, अब इस देश के अंदर शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक बच्चे को इंटरव्यू की भी तैयारी करनी पड़ेगी, सिर्फ पैसा ही बहुत नहीं है। और अगर आप ये भी कर लेते हैं तो आज के टाइम पर कुछ स्कूल्स ऐसे भी आ चुके हैं जो बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स का भी इंटरव्यू देते हैं, ये देखने के लिए कि पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल के अंदर पढ़ाने के लिए सक्षम है या नहीं। और अगर आप ये सब कुछ कर भी लेते हैं तो उसके बाद भी नौकरी कहाँ है, और नौकरी क्यों नहीं है? क्योंकि आज भी हमारे बच्चों के अंदर वही थ्योरेटिकल नॉलेज डाली जा रही है, वही पुराना ज्ञान, पुराने मेथड्स, पुरानी बातें डाली जा रही हैं, और कहीं पर भी बच्चों के स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बात नहीं की जा रही है। कहीं पर भी ये नहीं सोचा जा रहा कि बच्चों के अंदर कुछ ऐसी स्किल्स डाली जाए जिससे कल को वो बहुत ज्यादा ग्रो कर पाए और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल अपनी लाइफ के अंदर हो सके। इन लास्ट 100 सालों में आपके मोबाइल फोन जो कुछ ऐसे दिखते थे वो कुछ यूं स्मार्ट हो गए। आपकी कार्स जो कुछ यूं दिखती थी वो आज सेल्फ ड्रिवन स्मार्ट कार्स बन गई। आपकी टीवी जो कुछ ऐसे दिखते थे वो कुछ यूं आज स्मार्ट एलईडीज बन गए। लेकिन आपकी एजुकेशन सिस्टम जो आज से कुछ 100 साल पहले यूं दिखती थी वो आज भी वैसे ही दिखती है। और इस सब की वजह से स्कूल, जिन्हें शिक्षा का मंदिर कहा जाता था, आज वो धंधा करने का एक बहुत अच्छा और आसान रास्ता बन चुके हैं। और ये जो प्रॉब्लम है इसे हम सिर्फ स्कूल्स को बेहतर करके या अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर सॉल्व नहीं कर सकते, बल्कि इसके लिए हमें पूरे सिस्टम के अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। और सिस्टम का पार्ट आज सिर्फ स्कूल या सरकार नहीं है, बल्कि आप, मैं, पेरेंट्स, टीचर्स, एजुकेशन, हम सब लोग इस सिस्टम का पार्ट है। और अगर हमें इस पूरे एजुकेशन सिस्टम को बदलना है तो हम सबको इसके साथ साथ बदलना पड़ेगा। देखिए, इस एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें एजुकेशन सिस्टम के इतिहास में जाना पड़ेगा। चलते हैं 5000 बीसी में, जहां पर हमारा एजुकेशन सिस्टम जो था वो गुरुकुल हुआ करता था, जहां पर एक गुरु और शिष्य एक आश्रम में रहते थे, और वहां पर ही गुरु के द्वारा शिष्य को शिक्षा दी जाती थी, और साथ ही साथ एक इमोशनल बॉन्ड को भी फॉर्म करने का मौका मिलता था, जिससे जो वो शिष्य था वो बहुत से लाइफ एक्सपीरियंसेस से अपने गुरु के बहुत कुछ सीख पाता था। और वहां पर ये आज के स्कूल्स की तरह किताबी ज्ञान पर फोकस नहीं किया जाता था, बल्कि बच्चों की मेंटल, कॉग्निटिव, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल वेलनेस पर फोकस होता था। और जो सब्जेक्ट्स भी थे वो थे रिलीजन, मेडिसिन, स्टेट क्राफ्ट, एस्ट्रोलॉजी, फिलॉसफी जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, और हमारी होली बुक्स पढ़ाई जाती थी। और बच्चों को जो पढ़ाया जाता था वो भी स्टोरीज के थ्रू पढ़ाया जाता था। और उस समय पर जो शिक्षा का मेन पर्पस था ना, वो आज की तरह A+ ग्रेड्स लेना या 95% मार्क्स लेना नहीं था, बल्कि बच्चों की स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना था। बच्चों को ईश्वर के बारे में ज्ञान दिया जाता था, बच्चों की ऑल राउंड डेवलपमेंट की जाती थी, ताकि बच्चे कोई भी टास्क को किसी भी समय पर परफॉर्म कर सके। बच्चों को कल्चरल एजुकेशन बहुत अच्छे लेवल पर दी जाती थी, और बच्चों को सच के साथ खड़ा होना सिखाया जाता था, डिसिप्लिन सिखाया जाता था, पेशेंस सिखाया जाता था। और उस समय पर जो हमारा सिस्टम था वो फोकस करता था कि हमारे बच्चे किसी भी टास्क को किसी भी समय पर परफॉर्म कर सके, और सिर्फ ना ही उनकी फिजिकल फिटनेस के ऊपर बल्कि उन्हें मेंटली भी बहुत ज्यादा टफ बनाया जाता था। और इसके बाद जैसे जैसे इंडिया के अंदर नए लीडर्स आए और उन्होंने राज किया, हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम भी था वो भी साथ साथ बदलता गया। जैसे कि 8th सेंचुरी के अंदर जब हमारे इंडिया के अंदर मुस्लिम लीडर्स ने आकर राज किया, तो वो अपने साथ साथ नया अपना एजुकेशन सिस्टम भी लेकर आए, और उसने हमारे गुरुकुल वाला जो सिस्टम था उसके अंदर काफी सिग्निफिकेंट चेंजेस किए। जैसे कि जो एजुकेशन पैटर्न था, जो संस्कृत के अंदर बच्चों को पढ़ाया जाता था, उसे चेंज कर इस्लामिक कर दिया गया, और इस्लामिक रिलीजन और इस्लामिक सोशल कन्वेंशंस को ही बच्चों के अंदर प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया गया। हालांकि इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी ऐसी बहुत सी बातें थी जो हमारे गुरुकुल वाले सिस्टम से मिलती थी, जैसे बच्चों को रिलीजन का ज्ञान देना, बच्चों को स्टोरीज के थ्रू ओरली पढ़ाना और ओरली ही सिखाना, और साथ ही साथ बच्चों को लाइफ का प्रैक्टिकल ज्ञान देना। लेकिन फाइनली आता है 1830 का समय, जब
भारत के अंदर अंग्रेजों के द्वारा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को एस्टैब्लिश किया गया। ये एजुकेशन सिस्टम को एस्टैब्लिश करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था बेबिंगटन मैकली। इस एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने का जो सिर्फ और सिर्फ बेसिक पर्पस था वो ये था कि ऐसे लोगों को प्रोड्यूस किया जाए जो क्लरिकल काम कर सके और लोअर लेवल की जॉब्स कर सके, क्योंकि हायर लेवल के ऊपर तो अंग्रेज लोग खुद बैठे थे। और सिर्फ ऐसे लोगों को प्रोड्यूस करना जो अंग्रेजों की बात सुने और जितना काम कहा जाए उतना किया जाए, जिसके चलते इन्होंने अपनी एक खुद की एजुकेशन पॉलिसी बनाई जिससे सिर्फ और सिर्फ क्लरिकल लोगों को ही प्रोड्यूस किया जा सकता था और इंडियन इकोनॉमी को जो इनका डिस्ट्रॉय करने का पर्पस था वो फुलफिल किया जा सकता था। जैसे कि पहला ये कि इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट किया जाता था, जिसने हमारी इंडियन नॉलेज एंड कल्चर को काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय किया। दूसरा ये कि इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर आप सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को ही यूज कर सकते थे, जिसकी वजह से जो लोग रीजनल लैंग्वेज में या लोकल लैंग्वेज के अंदर बात करते थे उन्हें छोटा समझा जाने लगा और जो लोग अंग्रेजी में बात कर लेते थे उन्हें बहुत अच्छा समझा जाने लगा। और ये चीज की जो झलक है वो आज भी हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर है। जो लोग अंग्रेजी में बात नहीं करते हैं या अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर बात करना ज्यादा प्रेफर करते हैं उन्हें तो हम अनपढ़ समझ लेते हैं, और जो लोग अंग्रेजी फटाफट बोल लेते हैं उन्हें बहुत ही ज्यादा समझदार माना जाता है और बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है। तीसरा, इन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम को सिर्फ इंग्लिश हिंदी की बेस पर ही डिवाइड नहीं किया बल्कि कास्ट सिस्टम की बेस पर भी डिवाइड किया, जिसकी वजह से बहुत से ऐसे लोग थे जो कास्ट की वजह से एजुकेशन से वंचित रह गए। और इस एजुकेशन सिस्टम को इस तरीके से डिजाइन किया गया कि जितने भी लोग इस एजुकेशन सिस्टम से पास होते थे वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब कर सकते थे अंग्रेजों के लिए, और उन्हें इस लेवल पर थ्योरेटिकल नॉलेज दी गई कि उनकी क्रिएटिविटी को बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया। यानी कि उन्हें एक ऐसा व्यक्ति बना दिया गया जिसे जितना कहा जाए बस उतना करना है, जिस तरीके से कहा जाए उस तरीके से करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। और इसी की वजह से हमारे भारत के अंदर जो खेतों के अंदर लोगों की जरूरत थी, कंस्ट्रक्शन के अंदर, कारीगरी की काम के अंदर जिन लोगों की जरूरत थी, ऐसे काम जहां पर क्रिएटिविटी और प्रैक्टिकलिटी दोनों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है वहां पर लोगों की कमी होने लग गई और हमारी इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा स्लो हो गई। और पांचवा ये कि हमारे इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर सिर्फ यूरोपियन कल्चर को ही प्रमोट किया जाता था और यूरोपियन कल्चर की ही बातें होती थी, और हमारे इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के ऊपर सबसे कम ध्यान दिया जाता था, जिसकी वजह से जो बच्चे स्पोर्ट्स के अंदर आगे बढ़ना चाहते थे, फिजिकल एजुकेशन के अंदर आगे बढ़ना चाहते थे, उनको बहुत ही पीछे किया गया। और ये चीज आज भी हमारी सोसाइटी के अंदर देखी जाती है कि जो बच्चा मार्क्स ले आता है, पढ़ाई लिखाई के अंदर अच्छा है, उसे तो सब लोग प्रमोट करते हैं, लेकिन जो बच्चा स्पोर्ट्स में रुचि रखता है, खेल कूद में ज्यादा आगे बढ़ना चाहता है, उसे हम लोग पीछे कर देते हैं। स्कूल्स में घंटियां लगवाई गई ताकि बच्चों को हर चीज वो घंटियों पर करवाई जाए। घंटी बजेगी तो एंट्री, घंटी बजेगी तो रिसेस, घंटी बजेगी तो छुट्टी, घंटी बजेगी तो खाना खा सकते हो, हर चीज इस तरीके से की जाए ताकि कल को जब ये उन्हें अपनी फैक्ट्रीज में, ऑफिस में काम करवाएं तो वो डिसिप्लिन बच्चों की तरह आकर काम करें और बेल से ही चलें। और साथ ही बच्चों को एक सिलेबस वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया गया कि बस ये है जो है, इतना पढ़ना है, ना इसके आगे पढ़ना है ना इसके पीछे, इससे बाहर की दुनिया के अंदर आपके एग्जाम्स में नहीं आएगा तो आपने इससे बाहर का ज्ञान लेना ही नहीं है। एक पनिशमेंट सिस्टम जिसे स्कूल्स में काफी ज्यादा प्रमोट किया जाता था, जिसके हम हमारी सरकारों ने बैन कर दिया है, वो भी इन अंग्रेजों का ही दिया गया, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो चुपचाप काम करें और जितना कहा जाए उतना ही काम करें, और अगर ना करें तो उन्हें पनिशमेंट दी जा सके। क्योंकि ये जो आदत थी इन्होंने स्कूल से ही बच्चों के अंदर डलवानी स्टार्ट कर दी थी कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी और आपको वो चुपचाप सहन करनी पड़ेगी। और इन्होंने स्कूल्स के अंदर कंपटीशन को बहुत ज्यादा प्रमोट किया। जो बच्चा अच्छा पढ़ेगा, अच्छा लिखेगा, अच्छे मार्क्स लाएगा, वो तो सबसे आगे, बाकी सब लोग पीछे। इनको एक चीज पता चल गई थी कि अगर ये इंडियंस एक साथ हो गए, इकट्ठे हो गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उन्हें स्कूल से ही लड़वाना चालू कर देते हैं कंपटीशन के नाम पर। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इनके एजुकेशन सिस्टम का सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस था, हमारे भारत को खत्म करना, हमारे एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करना, ऐसा एक सिस्टम क्रिएट कर देना कि भारत के लोग उठ ही ना पाए, नए लीडर ना बन पाए, अपना दिमाग ना लगाएं, जितना काम उन्हें कहा जाए बस उतना काम करें और अंग्रेजी के अंदर यस सर करना सीख जाए। और आज अंग्रेजों को हमारे भारत से गए हुए बहुत साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी हमने उनके एजुकेशन सिस्टम को नहीं छोड़ा है और उसकी वजह से आज भी हमारे बच्चों को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है। आप देखिए अपने आसपास के बच्चों को, कितने ऐसे बच्चे जिन्हें हिंदी में रुतबे पता है, कितने ऐसे बच्चे जिन्हें संस्कृत आती है ढंग से, संस्कृत छोड़िए हिंदी भी ढंग से आती है, कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्हें मैथ्स के जो नंबर्स हैं वो हिंदी के अंदर लिखने आते हैं, कितने ऐसे बच्चे जिन्हें हमारे कल्चर के बारे में पता है, हमारे इतिहास के बारे में पता है, और अगर कभी उनसे पूछ लो तो उन्हें बस ये होता है कि हाँ एक बार पढ़ा था स्कूल के अंदर कभी, सिर्फ मार्क्स लेने के लिए, पास होने के लिए, वो ए ग्रेड लेने के लिए। और ये सब कुछ इस एजुकेशन सिस्टम की ही देन है। ये वही एजुकेशन सिस्टम है जिसमें आइंस्टाइन की बात हर दूसरे पन्ने पर हो जाती है पर आर्यभट्ट के बारे में कोई नहीं बताता। ये वही एजुकेशन सिस्टम है जिसमें शेक्सपियर की बात हर दूसरे पन्ने पर हो जाती है पर स्वामी विवेकानंद के बारे में कोई नहीं बताता। ब्रह्मगुप्ता, भास्करा, हेमचंद्रा, श्रीनिवास रामानुजन जैसे न जाने कितने
ऐसे साइंटिस्ट हुए जिनके बारे में आज ये एजुकेशन सिस्टम जिक्र ही नहीं करता। और ये जो अंग्रेजों का सिस्टम है, ये इन सब साइंटिस्ट के बारे में, इन महान लोगों के बारे में बात तक नहीं करता। और इसी वजह से हमारे जो भारत के बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा पीछे रह रहे हैं। और जहां पर आज हम बात करते हैं कि बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही, उसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये एजुकेशन सिस्टम है। क्योंकि इस एजुकेशन सिस्टम ने बच्चों की क्रिएटिविटी को खत्म कर दिया। अब ना ही उनके अंदर कोई लीडरशिप स्किल है, ना ही उनके अंदर कोई क्रिएटिविटी है, ना ही उनके अंदर कोई पेशेंस है, और ना ही उनके अंदर कोई टीम वर्क की एबिलिटी है। और इस एजुकेशन सिस्टम ने इतना कट थ्रोट कंपटीशन बना दिया कि जो ये रैट रेस है ना एजुकेशन के, इसके अंदर जो तो बच्चा आगे बढ़ रहा है, जो अच्छे मार्क्स ले रहा है, A+ ग्रेड्स ले रहा है, वो तो सोसाइटी के लिए एक बहुत अच्छा बच्चा है। लेकिन जो बच्चा पढ़ नहीं पा रहा या कोप अप नहीं कर पा रहा, थोड़ा समय ले रहा है चीजों को समझने के अंदर, अंडरस्टैंड करने के अंदर, वो सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा फेलियर है, वो एक स्लो बच्चा है, वो एक अनपढ़ बच्चा है। और इसी वजह से हमारी सोसाइटी के अंदर सुसाइड के केसेस, डिप्रेशन के केसेस इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और इसी सोसाइटी के प्रेशर की वजह से आज का जो हमारा यंगस्टर बच्चा है ना, वो रिस्क लेने से डरता है, वो नया कुछ ट्राई करने से डरता है, वो कुछ डिफरेंट करने से डरता है। जब इंडियन सिनेमास के अंदर 3 इडियट्स, जो कि एक सुपर हिट मूवी थी, वो रिलीज हुई थी, उसका ये डायलॉग, किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। इसको सुनकर सबने ताली बजाई थी। लेकिन जब बात आई एक्चुअली में प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर अपने पैशन को फॉलो करने की, तो सब लोग रुक गए। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ने स्टार्टिंग से ही ये डाल दिया कि पढ़ो लिखो नौकरी करो। उसने कभी ये नहीं सिखाया कि इट्स ओके टू बी डिफरेंट, आप कुछ और भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको नौकरी ही करनी है, आप बिजनेस कर सकते हैं, आप अच्छे पेंटर बन सकते हैं, आप अच्छे फुटबॉलर बन सकते हैं, आप अच्छे क्रिकेटर बन सकते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अगर आप रिस्क नहीं लेंगे, तो नए बिजनेसमैन कहां से आएंगे, नए पेंटर्स कहां से आएंगे, नए म्यूजिक आर्टिस्ट कहां से आएंगे, नए क्रिकेटर्स कहां से आएंगे, नए स्पोर्ट्स प्लेयर कहां से आएंगे। ये चीज हमारे एजुकेशन ने कभी हमें स्कूल्स के अंदर नहीं सिखाई। और इस एजुकेशन सिस्टम से जो लोग सिर्फ नौकरी कर रहे हैं वही इंपैक्ट नहीं होते, बल्कि बिजनेसमैन को ज्यादा तंग होना पड़ता है। क्योंकि उसे अच्छे लोग नहीं मिलते जो स्किलफुल हो, जो काम को संभाल सके और बड़े लेवल पर बिजनेस को लेकर जा सके। और जब तक वो बिजनेसमैन उस इंसान को ट्रेन करता है, काम को सिखाता है, वो इंसान को कॉपी करने की आदत तो ऑलरेडी स्कूल से पड़ी हुई है, तो वो कॉपी करके अपना ही खुद का काम स्टार्ट कर लेता है, जिसकी वजह से बिजनेसमैन भी एक आम आदमी को काम सिखाने से डरता है। और ये बिजनेसमैन एक सेल्स की स्किल, लीडरशिप की स्किल, टीम वर्क की स्किल अपनी टीम के अंदर क्यों नहीं डाल पाता? क्योंकि उसने भी कभी स्कूल कॉलेज के अंदर स्किल्स के बारे में सीखा ही नहीं, क्योंकि वो भी इसी एजुकेशन सिस्टम से आगे बढ़ा है। हमारे इस एजुकेशन सिस्टम का एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो है सिलेबस। हमारे बच्चों को वो वाले सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं जिनके अंदर एक्चुअल में उनका इंटरेस्ट ही नहीं है, और वो भी सब्जेक्ट्स इतने ज्यादा आउटडेटेड हो चुके हैं कि उनका प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर कोई भी तरीके का यूज नहीं है। जैसे कि जो बच्चा कॉमर्स पढ़ना चाहता है, उसे आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाकर आप ऐसा अलग क्या ही कर लोगे। जो बच्चा इंग्लिश में, लिटरेचर में अपना करियर परस्यू करना चाहता है, उसे आप ये सोशल साइंस, ये थ्योरम्स, ये लॉज पढ़ाकर क्या कर लोगे। जो बच्चा स्पोर्ट्स में फुटबॉलर बनना चाहता है, आप उसे 1600 में कौन सा युद्ध हुआ था या 1700 में कौन सा युद्ध हुआ था, किस राजा ने कौन सा युद्ध कैसे जीता था, ये सब पढ़ाकर आप क्या ही कर लोगे। और आपको अगर ये थ्योरम्स, ये लॉज, ये सोशल साइंस जैसी चीजें अगर पढ़ानी है, तो उन बच्चों को पढ़ाइए जिनकी इनमें रुचि है, जो इस चीज के अंदर, इस फील्ड के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, जिससे आपके भी रिसोर्सेज और टाइम के अंदर काफी ज्यादा बचाव होगा, और बच्चे जो है उनको भी एक अच्छा फोकस मिल सकेगा अर्ली एज के अंदर। आप सोचकर देखिए, हमारा युवा जो है वो बुरी आदतों में क्यों जाता है, ये वो गलत रास्ते पर क्यों भटकता है? क्योंकि उसे एक सही दिशा नहीं मिलती, उसे सही गाइडेंस नहीं मिलती। लेकिन अगर आप एक युवा को सही गाइडेंस देंगे, सही सब्जेक्ट्स के साथ सही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, तो वो कभी भी भटकेगा नहीं, और एक सही फोकस के साथ अर्ली एज के अंदर अपनी लाइफ को बिल्ड करने के ऊपर काम पर लग जाएगा। और तीसरा हिस्सा आता है हमारे टीचर्स का, जो कि आज भी अंग्रेजों के दिए गए एजुकेशन सिस्टम के तरीके से हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चों को पढ़ाते समय गुस्से से पढ़ाया, या फिर बच्चों को आज भी बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जो इरिटेशन के साथ पढ़ाते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत चीज है। और बच्चों को क्लास के अंदर टीम वर्क सिखाने की बजाय बच्चों को कंपेयर किया जाता है कि ये आपकी क्लास का टॉपर है, आपको इससे भी आगे निकलना है, आपको इससे भी आगे ग्रो करना है, अच्छे मार्क्स लाने के ऊपर फोकस करो, A+ ग्रेड्स लाने के ऊपर फोकस करो। ये नहीं सिखाया जाता आज भी हमारे टीचर्स के द्वारा कि अपने पैशन को ढूंढो और उसके ऊपर, अपनी स्किल के ऊपर काम करना स्टार्ट करो। और स्पेशली ये चीज उन बच्चों को फेस करनी पड़ती है जिनका पढ़ाई में इंटरेस्ट कम है और स्पोर्ट्स के अंदर ज्यादा है। उन बच्चों को ज्यादातर टाइम पर टीचर्स के द्वारा इन सीरियस का टैग दे दिया जाता है। और भी ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीजें जो हमारे टीचर्स के द्वारा बच्चों के अंदर डाली जाती है, जैसे कि मार्क्स नहीं लाओगे तो कॉलेज नहीं मिलेगा, कॉलेज नहीं मिलेगा तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी। और इस तरीके की चीजें बच्चों के अंदर, इस तरीके का डर बच्चों के अंदर डाला जाता है, जिसकी वजह से वो लाइफ के अंदर रिस्क लेने से डरते हैं। जिसकी वजह से सोचकर देखिए, वो बच्चा जिसका ऑलरेडी सेल्फ एस्टीम डाउन है, जो ऑलरेडी कॉन्फिडेंस नहीं रखता है, जो ऑलरेडी थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का है, वो कल को आपको क्लास के अंदर कैसे सवाल पूछ लेगा, या वो क्लास के अंदर अपने डाउट्स कैसे क्लियर करेगा अगर वो पढ़ाई के अंदर इंटरेस्टेड है, या वो कैसे अपने पैशन को फॉलो कर लेगा जब आप उसको स्कूल लेवल पर इतनी छोटी सी एज के अंदर ही इतना ज्यादा प्रेशर दे देंगे तो। और ये चीज हमारे सभी टीचर्स को समझने की जरूरत है कि हमारा एजुकेशन
एजुकेशन सिस्टम को बदलने की जरूरत है आज के समय पर। अगर आज के टाइम पर बच्चे पढ़ते अलग तरीके से हैं तो उन्हें पढ़ाने का सिस्टम भी हमें बदलना पड़ेगा। आज के टाइम पर जो बिजनेस है जिस तरीके से आज से 100 साल पहले किए जाते थे, आज उस तरीके से नहीं किए जाते हैं। आज से कुछ साल पहले तक जैसे जॉब की जाती थी उस तरीके से नहीं की जाती। आज के टाइम पर जो टेक्नोलॉजी है वो आज से पहले नहीं थी, तो हमारे बच्चों को हम आज भी क्यों उसी पुराने तरीके से, उसी पुराने एजुकेशन सिस्टम के थ्रू पढ़ा रहे हैं। टीचर्स को भी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के तरीके को बदलना पड़ेगा, थोड़ा इनोवेट करना पड़ेगा, थोड़े प्रैक्टिकल वेज लाने पड़ेंगे, थोड़ी स्टोरी टेलिंग की स्किल्स भी उन्हें सीखनी पड़ेगी ताकि वो बच्चों को क्लास के अंदर एंगेज कर पढ़ा सके और एक सुपीरियर अथॉरिटी की तरह नहीं बल्कि एक गुड फ्रेंड की तरह, एक गुड मेंटोर की तरह पढ़ा सके, ताकि कल को जो बच्चा जो आपसे डाउट पूछना चाहता है वो डर के ना रहे, वो खुलकर आकर आपसे बात कर सके और आपसे अपने डाउट्स को, अपनी चीजों को क्लियर कर सके। और ये चीज उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल के अंदर तो टीचर्स ही नहीं आ रहे पढ़ाने के लिए, और अगर टीचर्स आ रहे हैं तो बच्चे नहीं आ रहे। बच्चे क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि सरकार के द्वारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया जा रहा। आज भी 2023 के अंदर ऐसे बहुत से सरकारी स्कूल है जिनके अंदर बच्चों की क्लासरूम्स अच्छे से डिजाइन नहीं है। ऐसे क्लासरूम्स हैं जिनकी क्लासरूम्स के अंदर बच्चों के लिए फैंस नहीं है, लाइट्स जैसी बेसिक नेसेसिटी नहीं है। स्कूल टीचर्स के नए नए घोटाले हर रोज आज भी हमें देखने को मिलते हैं। बहुत से ऐसे लोग जो टीचर बनने के लिए क्वालिफाइड ही नहीं थे, वो घूस देकर, रिश्वत देकर टीचर्स बने पड़े हैं। और ऐसे बहुत से काम है जहां पर सरकार हमारे टीचर्स की ड्यूटीज लगा देती है जिनका टीचर्स से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जैसे सेंसस के टाइम पर टीचर्स की ड्यूटी लगा दी जाती है, इलेक्शन के दिनों पर आप अक्सर देखते हैं टीचर्स ही लोग ड्यूटी पर होते हैं। और भी ऐसे बहुत से समय जैसे कि पोलियो ड्रॉप्स पिलाने के लिए टीचर्स की ड्यूटीज कर दी जाती है। बच्चों को मिड डे मील तक की ड्यूटी जो है वो भी टीचर्स की ही लगा दी जाती है। इस चीज के ऊपर सरकारों को बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि अब आप खुद सोचिए ना, एक शिक्षक जो है वो स्कूल के अंदर आकर बच्चों को शिक्षा दे या आपके इलेक्शंस के अंदर ड्यूटीज दे या बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाए, क्या कुछ कर लेगा? और प्राइवेट स्कूल्स को भी बहुत ज्यादा सुधरने की जरूरत है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स का जो कुछ हाल है वो इस तरीके का है कि स्कूल फीस जमा करवानी है, आप हमें करवा सकते हैं। आपको स्कूल बस लगवानी है, कोई बात नहीं, आप हमें पैसे दीजिए, हम आपको स्कूल बस भी लगवा देंगे। आपको स्कूल की ड्रेस चाहिए, आप हमसे ले सकते हैं, पैसे दीजिए, आपको स्कूल ड्रेस भी मिल जाएगी। आपको बच्चों के लिए बुक्स चाहिए, वो भी हम दे देंगे। आपको बच्चे के लिए कुछ शूज लेने हैं, बेल्ट्स लेनी, वो भी हम दे देंगे। लेकिन एजुकेशन नहीं सर, उसके लिए तो आपको स्कूल के बाहर ट्यूशन लगानी पड़ेगी। ये प्राइवेट स्कूल्स आज के टाइम पर स्कूल्स नहीं बल्कि बिजनेस हाउसेस बन चुके हैं। और इस एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ ये स्कूल्स, ये सिलेबस और ये सरकार ही जिम्मेवार नहीं है, बल्कि पेरेंट्स का भी उतना ही बड़ा रोल है। आज के टाइम पर देश के जितने भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को सिर्फ एक रेस में भगाने पर लगे हुए हैं कि बस भागो, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लो, सामने वाले बच्चों को पीछे छोड़ो और उनसे आगे बढ़ो। और उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि हमारे बच्चे को पढ़ाई में इंटरेस्ट है या नहीं है, हमारे बच्चे को एजुकेशन के अंदर कुछ समझ आ रहा है नहीं है, इस चीज से कोई भी मतलब नहीं है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ये बच्चे को नहीं पूछेंगे कि बेटा आपको क्या बनना है, आपको क्या करना है, ये उल्टा उनके ऊपर अपनी चॉइसेस थोपेंगे कि मेरा बेटा तो इंजीनियर ही बनेगा, या मेरी बेटी तो डॉक्टर ही बनेगी, या हमारे बेटे ने तो 12th कर ली है, अब तो ये बस सरकारी नौकरी की ही तैयारी करेगा और साथ साथ ग्रेजुएशन करेगा। अरे कोई बच्चे से भी तो पूछ लो भाई, वो क्या करना चाहता है, उसका क्या इंटरेस्ट है, वो किस फील्ड के अंदर आगे बढ़ना चाहता है। और अगर ये गाइड करने पर आ भी जाए, क्योंकि पहली बात तो ये कभी किसी को गाइड करते नहीं है, सिर्फ अपनी चॉइसेस थोपते हैं। अगर ये गाइड करने पर आ भी जाए तो इनकी गाइडेंस कुछ ऐसी होती है, अच्छा 90% से ज्यादा मार्क्स आए साइंस ले लो, अच्छा 80% से ऊपर आए हैं कॉमर्स ले लो, और अगर आप 80% से नीचे हो आर्ट्स ले लो, क्योंकि बेटा अब आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, आपके लिए आर्ट्स फील्ड ही अच्छी है। और इनमें से कोई भी ये बात नहीं करेगा अपने बच्चे को एक कंटेंट क्रिएटर बनाने की, यूट्यूबर बनाने की, बिजनेसमैन बनाने की, एंटरप्रेन्योर बनाने की, पेंटर, आर्टिस्ट, कोरियोग्राफर जैसी कितनी फील्ड्स हैं। और अगर ये मान भी जाए तो ये कहेंगे कि ठीक है ये तो तुम साइड बाय साइड कर सकते हो, लेकिन अपने करियर के लिए तो इंजीनियरिंग और एमबीए में से कुछ कर लो। प्लीज ये रिक्वेस्ट है मेरी सभी पेरेंट्स से, अपने बच्चों पर ये प्रेशर मत डालो कि बेटा हमारे खानदान में तो सिर्फ डॉक्टर ही सभी बनते हैं तो तुम भी डॉक्टर ही बनोगे, या बेटा तुम्हारे चाचा का बेटा या तुम्हारे ताया का बेटा सीए बना है तो तुम्हें भी सीए करनी चाहिए, उसका करियर सेट हो गया तो तुम्हारा भी उसके अंदर सेट हो जाएगा। प्लीज ऐसी चॉइसेस अपने बच्चों पर ना थोपे। और कुछ ऐसा हाल है आज हमारे पेरेंट्स का कि अगर बच्चा कहेगा कि पापा मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, मुझे फोटोग्राफी का कोर्स करना है, तो उसे नहीं देंगे। पापा मुझे बिजनेस करना है, 4 लाख रुपए चाहिए, उसे नहीं देंगे। लेकिन अगर बच्चा कह देगा कि मुझे इस प्राइवेट कॉलेज से अपनी एमबीए करनी है या अपनी डिग्री करनी है और यहां पर 10 लाख रुपए चाहिए, तो उसे ब्याज पर भी पैसा पकड़कर दे देंगे उस कॉलेज के लिए जहां पर 10 लाख रुपए खर्च करने के बाद उसकी 20,000 की भी नौकरी नहीं लगेगी। और अगर मान लेते हैं वो अपनी फील्ड को चूज कर फेल भी हो जाता है, तो एटलीस्ट उसको रिग्रेट तो नहीं होगा कि वो अपने करियर को लाइफ में चूज नहीं कर पाया। और अगर आपने उसको चूज करने का मौका दिया है तो उसे साथ में सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जिस रैट रेस में आप भगाने की उसे कोशिश कर रहे थे पहले, वहां पर उसके जैसे करोड़ों बच्चे जो भाग रहे हैं और उनमें से ज्यादातर फेल ही होने वाले हैं, क्योंकि ना ही इतनी जॉब्स हैं और ना ही वो बच्चे आज हमारे एजुकेशन सिस्टम से पढ़कर कुछ ज्यादा क्रिएटिव है कि वो खुद का कुछ कर पाए। तो अगर आपका बच्चा कुछ ऐसा कर रहा है जो हटकर है, जो थोड़ा अलग है, तो उसे करने दीजिए और उसे सपोर्ट कीजिए। और अंत में इस एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए जो सबसे बड़ी कड़ी है वो है हमारे स्टूडेंट्स। इन्हें भी बहुत ज्यादा सुधरने की जरूरत है। मेरे भाई थोड़ा सा टाइम निकालो, करियर के लिए सीरियस हो जाओ। ये पूरा दिन मोबाइल फोन पर रील स्क्रॉल करने से आपके करियर के अंदर कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होने वाली। आज के टाइम पर एक स्टूडेंट का
एवरेज स्क्रीन टाइम की अगर मैं बात करूं तो वो 6 घंटे से भी ज्यादा का है, विच मींस एक एवरेज स्टूडेंट 6 घंटे यानी कि 25% से ज्यादा का समय अपने दिन का रील्स देखने के ऊपर, ये पबजी पर गेम खेलने के ऊपर, ये अपने दोस्तों के साथ बातें करने के ऊपर, गर्लफ्रेंड से चैटिंग करने के ऊपर लगा रहा है। सोच कर देखिए, क्या आपको सच में लगता है आप ये सारी चीजें कर कर अपने करियर के अंदर कुछ बहुत बड़ी ग्रोथ ले लेंगे? और अपने पेरेंट्स को इन करियर ऑप्शंस के बारे में समझाने की जिम्मेवारी भी आप लोगों की है। हो सकता है आपके पेरेंट्स ना अवेयर इन करियर ऑप्शन से, आज से पहले वो सोशल मीडिया से भी नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उन्हें पता है इस सोशल मीडिया की पावर क्या है, इसका यूज क्या है। उसी तरीके से आप उन्हें समझा सकते हैं अपने करियर ऑप्शंस के बारे में। अगर आप फोटोग्राफर बनना चाहते हैं तो सिखाइए, उन्हें बताइए। एक डेडिकेशन के साथ जब आप चीजें समझाएंगे ना, तो वो लोग भी समझेंगे, क्योंकि वो लोग भी आपका एट द एंड भला ही चाहते हैं। लेकिन हम लोग क्या है, बहुत ज्यादा इन सीरियस है, जिसकी वजह से वो लोग भी आपके ऊपर रिस्क लेने से डरते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप एक ऐसा करियर चूज करना चाहते हैं जो डिफरेंट है, तो आप उन्हें समझाइए, उन्हें एक्सपोजर दीजिए, उन्हें बताइए किस तरीके से लोगों ने इस फील्ड के अंदर करियर बनाया है, किस तरीके से इस फील्ड के अंदर आप ग्रो करेंगे, एक रोड मैप दीजिए। तो आपके पेरेंट्स भी डेफिनेटली आपके साथ उस चीज को समझेंगे। आप सोचकर देखिए ना, एक स्टूडेंट को एक बाइक लेनी होती है, वो घर पर लेट जाता है, एक अच्छा आईफोन लेना है, एक अच्छा मोबाइल फोन लेना है, वो रोने लग जाएगा, लेकिन जिद करके कैसे भी करके उस मोबाइल फोन को, उस बाइक को या अपनी जिद को पूरा करवाएगा। लेकिन जब करियर की बात आती है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स को दोष देकर वहीं पर बात को खत्म कर देता है, लेकिन ये नहीं बताता कि मैं ही इन सीरियस था। आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स आपकी हेल्प ही करना चाहते हैं, पर क्या आप उनसे हेल्प लेना चाहते हैं? मैं मानता हूं बहुत सी कमियां हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, बहुत से फ्लॉज हैं, टीचर्स टाइम पर नहीं आते हैं, एजुकेशन का लेवल उस तरीके का नहीं है, बहुत सी चीजें हैं जो भी सुधारने की जरूरत है, और गवर्नमेंट उनके ऊपर लगातार एफर्ट्स कर रही है। हमारी अभी भी एक नई एजुकेशन पॉलिसी आई है जिसके थ्रू गवर्नमेंट बहुत सारे चेंजेस ला रही है हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी इस एजुकेशन सिस्टम से पढ़कर सफल नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसी एजुकेशन सिस्टम से पढ़कर आगे निकलकर बहुत बड़े बने हैं। इसी एजुकेशन सिस्टम से पढ़कर हमारे देश के बड़े बड़े साइंटिस्ट ने चंद्रयान को सक्सेसफुली मून पर लैंड करवाया। इसी एजुकेशन सिस्टम से पढ़कर बहुत सारे एथलीट्स आगे बढ़े हैं। इसी एजुकेशन सिस्टम से पढ़कर बहुत सारे पेंटर्स, मैथमेटिशियंस ने हमारा नाम दुनिया भर में किया है। ठीक है, कमियां हैं, मैं मानता हूं, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आज हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि हम जिंदगी भर रुके रहें कि जब ये एजुकेशन सिस्टम बदलेगा तब हम करियर के ऊपर फोकस करेंगे। सो थोड़ा सा सीरियस होइए। ये रील्स पूरा दिन देखने से, ये मोबाइल फोन के ऊपर दोस्तों के साथ गेम्स खेलने से कुछ भी नहीं होने वाला है। थोड़ा करियर को सीरियस लीजिए, क्योंकि इस एजुकेशन सिस्टम की जो शुरुआत है ना, वो आप लोगों से होती है। ये सभी जो लोग हैं, ये स्कूल, ये सिस्टम, ये सरकार, ये पेरेंट्स, ये टीचर, ये सब लोग बाद में आते हैं। पहली शुरुआत आपकी सीरियसनेस से होती है। और अभी तक जो हमने इस एजुकेशन सिस्टम की वीडियो के अंदर बात की है, वो इस एजुकेशन सिस्टम के बारे में, उसके लूप होल्स के बारे में बात की है। लेकिन अब हम बात करेंगे सॉल्यूशंस के बारे में कि अब ये सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए सबसे पहले जिन्हें सुधरने की जरूरत है वो है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को एजुकेशन सेक्टर के अंदर थोड़ा सा सीरियस होने की जरूरत है। उन्हें अपने स्कूल्स की, कॉलेजेस की हालत सुधारने की जरूरत है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीजें जरूर अवेलेबल करवाइए, और एजुकेशन सिस्टम के जो लेवल्स हैं उन्हें भी थोड़ा सा बढ़ाइए, और टीचर्स के लिए थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस कीजिए, ताकि टीचर्स स्कूल के अंदर टाइम पर आए और बच्चे भी स्कूल के अंदर आकर एजुकेशन लेना पसंद करें। इस तरीके का थोड़ा सा उन्हें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप बाहर के देशों के अंदर देखिए, एजुकेशन लेवल इतना ज्यादा हाई क्यों है? क्योंकि वहां की जो सरकार है वो एजुकेशन के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करती है, क्योंकि उन्हें पता है कि कल को हमारे जो यही बच्चे हैं, यही आगे जाकर हमारे देश को संभालेंगे। इनमें से कुछ लोग बिजनेसमैन बनेंगे, इकोनॉमी के अंदर हेल्प करेंगे, इनमें से कुछ लोग लीडर्स बनकर पॉलिटिक्स के अंदर आएंगे, हमारे देश को संभालेंगे, कुछ लोग जॉब्स करके जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमारे देश के लिए खेल कर मेडल्स लाएंगे। और ये सेम चीज हमारी सरकार को भी करने की जरूरत है। और टीचर्स को और स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स एंड कैंपेन्स भी रखने चाहिए, ताकि जो टीचर्स हैं वो भी मोटिवेट होकर बच्चों को पढ़ा सकें, रेगुलर उनको मोटिवेशन मिलती रहे बच्चों को आगे लेकर जाने के लिए, आगे पढ़ाने के लिए। और जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी कुछ इस तरीके से, ऐसे इनोवेटिव तरीकों से पढ़ाया जाए ताकि वो स्कूल के अंदर इंटरेस्ट लें और एक सही दिशा के अंदर आगे बढ़ सके। क्योंकि देखिए, अगर हम आज बच्चों के हाथों में किताबें नहीं देंगे तो कल को ना जाने ये कौन सा नशीला पदार्थ अपने हाथों में उठा लें या कौन सा हथियार अपने हाथों में उठा लें। दूसरा है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। स्कूल्स और कॉलेजेस को इंजीनियरिंग और एमबीए की फैक्ट्री बनने की बजाय बच्चों को और भी अलग अलग करियर ऑप्शंस के ऊपर फोकस करवाना जाना चाहिए। स्किल्स प्रोवाइड किया जाए, सिखाया जाए बच्चों को एथिकल हैकिंग के बारे में, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग, ऐप डेवलपमेंट के बारे में, एंड्रॉइड के बारे में, फाइनेंशियल मार्केट्स, स्टॉक मार्केट्स, फाइनेंशियल लिटरेसी, फिटनेस, स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, मेडिसिन, न्यूमरोलॉजी जैसी न जाने कितनी फील्ड है, इनके बारे में बच्चों को आप सिखा सकते हैं। और बच्चों को करियर काउंसलिंग जरूर दी जाए, उन्हें समझाया जाए अलग अलग करियर ऑप्शंस के बारे में, एक्सप्लोर करवाया जाए, एक्सपेरिमेंट्स करवाए जाए, ताकि वो बच्चे कल को एक्सप्लोर कर प्रैक्टिकली देख सकें कि कौन से करियर ऑप्शंस के अंदर उन्हें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है और किसके अंदर वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तीसरे नंबर पर आता है मीडिया। मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर। आप न्यूज चैनल्स को इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, यूट्यूब को और इंस्टाग्राम को। आज के टाइम पर बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इंस्टाग्राम के ऊपर पूरा पूरा दिन रील्स देखकर सिर्फ अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। हालांकि
बहुत अच्छी मोटिवेटिंग रील्स भी उसके ऊपर आती हैं, लेकिन एक चीज होती है एल्गोरिदम कि अगर एल्गोरिदम ने आपके बच्चों को एंटरटेनमेंट के अंदर ले गया तो वो बच्चा वहीं पर स्टक हो जाएगा, विच मींस कि अगर आपके बच्चे ने एंटरटेनमेंट रील्स एक बार थोड़ी देर के लिए देखनी स्टार्ट कर दी तो वो एल्गोरिदम पकड़ लेगा उसकी प्रोफाइल को कि अब इसे एंटरटेनिंग रील्स ही देखनी है और इसे एंटरटेनिंग रील्स ही प्रमोट करेगा, जिसकी वजह से वो बच्चा पूरा दिन बस रील्स के ऊपर ही स्टक रह जाएगा। और हमारे जो ये न्यूज चैनल्स हैं इन्हें भी थोड़ा सुधरने की जरूरत है। मैं बहुत से अक्सर न्यूज चैनल्स को देखता हूं जो पूरा दिन बस हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे या फिर 3-4 अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को लेकर आएंगे और बहस करते रहेंगे जिसका एट देन कोई तर्क नहीं निकलता। आप लोगों को हो सकता है स्टूडेंट्स आज के समय पर ज्यादा ना देखते हो, बट उनके पेरेंट्स देखते हैं और वो इस चीज से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। तो प्लीज थोड़े अच्छे साइंटिस्ट के, अच्छे एथलीट्स के, अच्छे कोरियोग्राफर्स के, कंटेंट क्रिएटर्स के, यूट्यूबर्स के इंटरव्यूज लेकर आइए वहां पर, ताकि पेरेंट्स को भी पता चले कि ये अलग अलग करियर ऑप्शंस भी हैं हमारे बच्चों के अंदर आगे बढ़ने के लिए। एंड चौथा रोल है हमारे पेरेंट्स एंड टीचर्स का। उन्हें भी अपने बच्चों को मोटिवेट करने की जरूरत है और जब जब वो थोड़ा डीमोटिवेटेड फील करें, जब जब वो थोड़ा डीमोरलाइज फील करें, उन्हें सपोर्ट कीजिए, उन्हें मोटिवेट कीजिए आगे बढ़ने के लिए और उन्हें कोई भी तरीके का प्रेशर फील ना होने दीजिए और रेगुलरली अपडेट्स भी लेते रहें। बाकी मेरा इतना मानना है कि एक इंसान को काबिल बनना चाहिए। हो सकता है आपके 12th में 98% मार्क्स आए हो, बहुत अच्छी बात है क्योंकि बहुत कम लोग हैं जिनके मार्क्स आते हैं, पर अगर आपको स्किल्स नहीं आती तो वो 98% के 98% वेस्ट है। लेकिन अगर आपको 70% मार्क्स आए और आपको काम करना आता है, एक ऐसी स्किल आती है जिसे लोग मार्केट में खरीदना चाहते हैं, तो आप जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। एंड पेरेंट्स के लिए भी मैं इतना कहना चाहूंगा कि देखिए आपके बच्चा कुछ ना कुछ तो जिंदगी में कर ही लेगा और आपकी जो ये बच्चों की डेवलपमेंट की शुरुआत होती है ना, वो हमेशा घर से शुरुआत होती है। तो उन्हें घर पर कुछ काम करना सिखाइए, जैसे कि बच्चों को बैंक के काम आप सिखा सकते हैं, अकाउंटिंग के काम उन बच्चों को सिखाइए, फाइनेंशियल एजुकेशन दीजिए, स्पिरिचुअलिटी, मैनर्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जैसे काम उनसे करवाइए। और जब जब वो काम इनको करें भी आप उन्हें अप्रिशिएट भी करिए ताकि उनका कॉन्फिडेंस बने। और एक बहुत महान व्यक्ति जिन्होंने हमारे घर ये बल्ब पहुंचाया, थॉमस एल्वा एडिसन, उन्होंने ये कहा था कि कल मेरा एग्जाम है पर मुझे चिंता नहीं है क्योंकि एक कागज का टुकड़ा मेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। और उसी तरीके से आपके जो ये बच्चों के एग्जाम है ये आपके बच्चों का फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते, आपके बच्चों की डिग्रीज आपके बच्चों का फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकती। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास शायद डिग्रीज नहीं है, शायद ये सर्टिफिकेट्स नहीं है, लेकिन आज उनके पास बहुत कुछ है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। गौतम अडानी साहब, डिग्री आदि छोड़ दी। हर घर में कंप्यूटर पहुंचाने वाले बिल गेट्स, डिग्री छोड़ दी। माइकल डेल कंप्यूटर्स के मालिक, फर्स्ट ईयर कॉलेज तक ही सिर्फ पढ़े गए हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जिनके ऊपर आप पूरा दिन ये रील्स देखते रहते हो, चैटिंग करते रहते हो, इन सब के मालिक मार्क जकरबर्ग स्कूल ही नहीं गए। हेनरी फोर्ड, जिन्होंने पूरी दुनिया को सीट बेल्ट पहनाई और दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी खोली, वो कॉलेज नहीं गए। डिग्री, अगर आपको काम करना नहीं आता तो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा और कुछ भी नहीं। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप पढ़ाई मत कीजिए, कॉलेज मत जाइए या अपनी स्टडी के ऊपर फोकस मत करिए। अगर आपका स्टडी में इंटरेस्ट है तो जाइए उस फील्ड के अंदर, आप आगे बढ़िए, पढ़ाई करिए और पढ़ाई भी करिए तो ऐसी करें कि आपको दुनिया पहचाने। लेकिन अगर आपका पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट नहीं है तो जल्दी से जल्दी अपना पैशन ढूंढिए, ऐसी स्किल ढूंढिए जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट है, जिसके अंदर आप आगे बढ़ना चाहते हैं और उसको फॉलो करने के ऊपर लग जाइए और डेडिकेशन के साथ, पूरे पैशन के साथ, एक जुनून के साथ आगे बढ़िए। क्योंकि जब आप दुनिया से हटकर रास्ता चुनेंगे तो आपको दुनिया से हटकर प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आप दुनिया से अलग रिजल्ट्स चाहते हैं। तो एक डेडिकेटेड व्यक्ति ही ये सब चीजें कर सकता है, तो उसके लिए फोकस पर आइए। बाकी आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने फेवरेट पार्ट को, अपने व्यू को कमेंट जरूर कीजिए। एंड अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।